नारुतो शिपुडन के पिछले एपिसोड में आपने देखा तो नारुतो शिपुडन यहाँ पर एपिसोड स्टार्ट होता है 465 से। 465 में नारुतो यहाँ पर सेक्सी जुत्सु इस्तेमाल करता है पिछले एपिसोड में, और पिछले एपिसोड में इस्तेमाल करके यहाँ पर कागुया को थोड़ा देर के लिए यहाँ पर उसको अटैक करने से रोक देता है। एंड उसके आगे अब आगे तो यहाँ पर सास्की भी शॉक, साकुरा भी शॉक, काकाशी सेंसेई भी शॉक, और नारुतो का जुत्सु यहाँ पर काम कर गया और यहाँ पर कागुया के ऊपर में असर हो गया, जिस वजह से नारुतो उसके ऊपर में एक मुक्का जड़ देता है मौके का फायदा उठा के, और अपने सभी शैडो क्लोन को डिसअपियर करके उसके मुंह पे मुक्का जड़ देता है। और ये चीज़ देख के साकुरा के नाक से प्लस यहाँ पर मैं साकुरा चिल्ला भी रहते हैं कि ये सेक्सी जुत्सु का वर्क भी कर गया, इम्पॉसिबल, अनबिलीवेबल। तो यहाँ पर काकाशी सेंसेई बोलते हैं नारुतो को आज तक कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाया है, ये टोटली पूरा अनप्रेडिक्टेबल है, और नारुतो को अटैक, नारुतो अगले पल में क्या करेगा ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। और ये चीज़ जिराई सेंसेई ने बहुत पहले इसको बोली थी कि नारुतो काफ़ी अलग है, काफ़ी अलग बच्चा है और अनप्रेडिक्टेबल बच्चा है, जो कि आगे जाके ये प्रूफ भी होता है। तो कागुया अपने आप को जैसे तैसे करके संभाल दिया, और यहाँ पर जैसे नारुतो और सास्की यहाँ पर दोनों उसको सील करने के लिए आ रहे होते हैं, तभी यहाँ पर वो अपना एक दूसरा डायमेंशन इस्तेमाल करते हैं जिसको बर्फ वाला, ये तीनों से बना हुआ होता है, उसका अमातेरासु का इस्तेमाल करना पड़ता है सास्की को, और सास्की यहाँ पर नारुतो की बॉडी को छुड़ा लेता है अमातेरासु की मदद से। तो नारुतो भी अपने जो सेज बॉल्स है, ब्लैक सेज बॉल्स, उसका इस्तेमाल करता है उस बर्फ से निकलने के लिए, और यहाँ पर कागुया उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आ रही होती है। तो यहाँ पर ब्लैक अमातेरासु मारता है बर्फ के ऊपर, और बर्फ को तोड़ के यहाँ पर बाहर निकल जाते हैं, और दोनों के दोनों यहाँ पर एक सेफ प्लेस पे खड़े हो जाते हैं जहाँ पे वो कागुया के। तो यहाँ पर वो एक तरह से दूसरी तरफ अपना डायमेंशन बोलती है, और डायमेंशन के पीछे से आके किसी एक को अगर हम किसी अदर डायमेंशन में डाल दें तो हाँ ये लोग हमें सील नहीं कर सकते। तो यहाँ पर वो कागुया को बताता है कि हाँ अगर हमें बचना है इन दोनों के हाथों से सील करने से, तो हमें सास्की को यहाँ पर दूसरे डायमेंशन में भेजना होगा, और फिर हम नारुतो को देख ले सकते, आराम से टैकल कर सकते हैं। तो कागुया ठीक वैसे ही करती है, वहाँ पर मैं एक डायमेंशन खोलती है जहाँ पर रेत होता है, रेगिस्तान होता है, वहाँ का डायमेंशन खोल के यहाँ पर सास्की को उस डायमेंशन में भेज देती है, जिस वजह से नारुतो यहाँ पर पड़ जाता है अकेला, और नारुतो अकेला पड़ने की वजह से यहाँ पर उसको हेल्प चाहिए होती है किसी की। तो यहाँ पर सास्की जो है दूसरे डायमेंशन में है, और दूसरे डायमेंशन में जाने की उसके पास में कोई भी एबिलिटी नहीं है नारुतो के पास, और जो उसके अंदर में 9 टेल सेज ऑफ सिक्स पाथ की पावर्स है, उस सेज ऑफ सिक्स पाथ के पावर्स के पास भी इतना कोई पावर नहीं है कि मतलब वो डायमेंशन खोल सके या डायमेंशन को ओपन कर सके और डायमेंशन के आर पार जाके दूसरे प्लेस पे जाके किसी बंदे को लेके आए रियल डायमेंशन में। तो वो भी नहीं कर सकता, इसके पास में वो कोई भी एबिलिटी नहीं थी। तो यहाँ पर नारुतो एक तरीके से अभी थोड़ा वीक पड़ गया था बिकॉज ऑफ सास्की था, तो वो सास्की रेनेगन की मदद से प्रोटेक्ट कर सकता था, बैटल में मदद कर सकता था, हेल्प कर सकता था डिफेंस में, अटैक में, बट अभी सास्की जो है यहाँ पर नहीं है, तो नारुतो को कागुया को अकेली हैंडल करना पड़ेगा। दूसरी तरफ यहाँ पर मैं ओबिटो को बॉडी को जैसे तैसे काकाशी सेंसेई संभाल रहे होते हैं और उसके बॉडी को होश में लाने की कोशिश करते हैं। तो ओबिटो जब तक होश में आ रहा होता है तब तक यहाँ पर बाकी सिचुएशन यहाँ पर नारुतो बता रहा होता है कि किस तरीके से यहाँ पर सास्की को यहाँ पर कागुया ने दूसरे डायमेंशन में भेज दिया, और उसका दूसरे डायमेंशन का लोकेशन खोलने के लिए यहाँ पर उसकी ओबिटो की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि ओबिटो जो है अपने इन्फिनिट पावर का। तो यहाँ पर सास्की जो है दूसरे डायमेंशन में फंसा हुआ होता है, तो उसको वहाँ से बाहर निकालने के लिए यहाँ पर ओबिटो की मंगीक्यू शारिंगन की इस्तेमाल ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ पर ओबिटो के पास में टेंटेल चिंचुरिकी की थोड़ी बहुत एबिलिटी, स्टैमिना, वो स्टाइल जुत्सु का स्टैमिना, उसके वजह से वो इन्फिनिट टाइम तक कामुई डायमेंशन का इस्तेमाल कर सकता है, और उसके पर्टिकुलर स्पेस एंड टाइम का जो कामुई डायमेंशन जैसा एक पर्टिकुलर डायमेंशन उसके पास में है लेडी कागुया के पास, उस डायमेंशन के पोर्टल के अंदर अपना कामुई डायमेंशन खोल के उसके डायमेंशन के अंदर के थ्रू उस पर्टिकुलर डायमेंशन के अंदर जाकर सास्की को वापस लाने की ये कोशिश करने वाले हैं। तो इसके लिए उसको चाहिए थी हीलिंग पावर, हीलिंग एबिलिटी, जो कि उसके और ज़्यादा चक्रा की ज़रूरत थी इस काम को करने के लिए। तो यहाँ पर वो कुछ ना कुछ करने वाले होते हैं, काकाशी भी यहाँ पर कुछ ना कुछ करने वाला था बिकॉज ऑफ वो यहाँ पर इन लोगों की मदद करना चाहता था, और उसके पास में कोई अभी फ़िलहाल मंगीक्यू शारिंगन नहीं थी जो कि उसके पास में पहले थी, जो कि मादारे ने उससे ले ली। तो यहाँ पर काकाशी भी थोड़ा सा नर्फ हो गया था इस कंडीशन। तो कागुया के अगेंस्ट में नारुतो को लड़ना पड़ता है, और वो लड़ते लड़ते यहाँ पर उसके बर्फ़ में फ्रीज हो रहा होता है, क्योंकि वो बर्फ़ डायमेंशन है, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा टेम्परेचर लो होता है कि वहाँ पर नारुतो के पैर, नारुतो का हाथ और नारुतो की पूरी बॉडी बर्फ़ में धीरे धीरे करके जमने लगती है। तो यहाँ पर कागुया नेचर एलिमेंट के साथ में मिक्स होके अपनी बॉडी को उसके अंदर एनवायरनमेंट के अंदर डालकर वहाँ पर मैं बर्फ़ वाला अटैक नारुतो के ऊपर में कर रही होती है।
नारुतो उसके बर्फ वाले अटैक से डॉज करके जैसे तैसे करके उसके बर्फ अटैक से बचने की कोशिश कर रहा होता है। और कागुया के पर्टिकुलर डायमेंशन को खोलने के बाद जैसे ही वो उसको खोलने देता है, नारुतो उसको फोर्स करता है कि वो डायमेंशन का इस्तेमाल करे, और जैसे ही उसका डायमेंशन में यूज़ होता है वैसे ही यहाँ पर मैं ओबिटो उसके डायमेंशन में अपने साथ साकुरा को पोर्ट करता है और टेलीपोर्ट करवा के साकुरा के साथ में वहाँ पे वो निकल जाता है। तो वहाँ पर वो बताता है कि इसके डायमेंशन के अंदर जाने के लिए बहुत सारा चक्रा, बहुत सारा हीलिंग पावर लगेगा, क्योंकि मेरी मंगीकू शारिंगन अब ज़्यादा डबल पावर कंज्यूम कर रही है और टेंटेल मेरे अंदर से एक्सट्रैक्ट होने की वजह से यहाँ पर मैं बॉडी कमज़ोर हो चुकी है और मेरे अंदर इतना इनफ चक्रा नहीं है, तो यहाँ पर मुझे हीलिंग जुत्सु की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये नारुतो जो शैडो क्लोन था मैं बोलता है मैं चलूँगा, और साकुरा भी यहाँ पर उसके साथ बोलते हैं कि मैं भी चलूँगी, मेरे पास में 100 हीलिंग जुत्सु है, तो वो उससे तुम्हें बॉडी में हील करने में मदद होगी। तो यहाँ पर मैं वो साथ में मिलते हैं, प्लान करते हैं और प्लान करके यहाँ पे आगे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें बाकी जगह पे दिखाया जाता है जहाँ पे रियल वर्ल्ड में हाशिरामा सेंजू, टोबिरामा सेंजू, उसके बाद में हिरुन सारुटोबी, फोर्थ होकागे मिनाटो का नामिकाजे यहाँ पर मादारा उचिया के आधी बॉडी कटी हुई बॉडी के पास में आते हैं और आके उसकी आधी बॉडी कटी की तरफ देख रहे होते हैं, जहाँ पर मैं थोड़ी देर में वहाँ पर उनको पता चल जाता है कि इन्फिनिट सुकुयोमी कास्ट हो चुका है एंड उसके अंदर में सभी जो पीपल है, नॉर्मल पीपल, वो गेंजुत्सु के अंदर आ चुके हैं। तो उसी वक्त वहाँ पर वो जैसे ही उसके आधे कटी बॉडी की तरफ देख रहे होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं, वहाँ पर सेज ऑफ सिक्स पाथ उसके मादारा के हाफ बॉडी में से प्रकट होते हैं और प्रकट होकर उनकी सोल यहाँ पर उनको बताती है कि मैं हूँ सेज ऑफ सिक्स पाथ यहाँ पर मैं, और वो उनको यहाँ पर इन्फिनिट गेंजुत्सु के बारे में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि मादारा ने किस तरीके से यहाँ पर प्लान किया और उसके बाद में उसके बॉडी से अंदर से कागुया जन्म ली और कागुया ने कैसे इन लोगों को मैनिपुलेट किया और इनके जो वंशज पे वंशज मेरे जो बेटे थे इंदिरा और अशुरा, उसी के तुम यहाँ पर मैं वंशज हो, अंशज हो, जो भी है वो है। तो यहाँ पर वो जैसे जैसे जन्म बाय जन्म फाइट बर्थ लेके गए वैसे वैसे यहाँ पर दोनों में वार होती गई और वॉर की वजह से यहाँ पर अलग अलग क्लैन में वॉर होती गई, उसी की वजह से फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर वगैरह वगैरह हुई। तो यहाँ पर सारी चीज़ जो है सेज ऑफ सिक्स पाथ यहाँ पर उनको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मेरा पास ये था, वो था, ऐसा था, वैसा था, और उसके बाद में जो उनकी बची हुई बाकी की लाइफ है उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो ये जो आगे के एपिसोड है के बारे में, जो पास्ट एपिसोड है उसके बारे में मैं अलग से वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तब तक के लिए, धन्यवाद।